आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जब कोरोना इफेक्ट बनता है तब उसमें ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है उससे हमारा ये चार में से कौन सा प्रॉब्लम या फिर कौन सा हार्मफुल इफेक्ट बनता है। इससे बेड ऑर्डर का प्रोड्यूस होता है, या फिर उसके आसपास जो मटेरियल होता है सबको करंट करता है, या फिर जो एनर्जी होता है वो डायरेक्ट ग्राउंड को ट्रांसफर करता है, या फिर पावर फैक्टर को कम करता है। तो इसका आंसर होगा जब ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट बनता है तब उसमें जो ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है वो आसपास जो मटेरियल होता है सबको करंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये कोरोना इफेक्ट क्या होता है। देखो मान लो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, देखो ये जो फिगर है ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का फिगर है। इसमें जो ये लाइटनिंग हो रहा है इससे यही हमारा कोरोना इफेक्ट से ये लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। और ये जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है तो उसमें एक साउंड भी होता है जिसको हम कहते हैं हिसिंग साउंड कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, कोरोना इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसमें हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। तो ये ओजोन गैस क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें हमारा कोरोना इफेक्ट बन रहा है। जब कोरोना इफेक्ट बनता है तब क्या होता है, जो कंडक्टर है उसके आसपास ऑक्सीजन गैस होगा, एनवायरनमेंट है तो ऑक्सीजन गैस होगा। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है इसके साथ साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो O2 होता है, उसके साथ साथ और एक ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे क्या होता है ना वो O3 बन जाता है। और ये जो O3 होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। और इसी ओजोन गैस से क्या होता है ना, जो मटेरियल होता है वो सबको करंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम होता है कोरोना इफेक्ट से। देखो जब कोरोना इफेक्ट बनता है तब पावर को भी लॉस करता है, और जो कंडक्टर होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, और जो इंसुलेशन होता है सब में सबको डैमेज करता है, और ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो हमारा कोरोना इफेक्ट होता है ये हमारा जितना ज़्यादा वोल्टेज, देखो जितना हाई वोल्टेज रहेगा उतना ही ज़्यादा कोरोना लॉस होगा, और जितना कम वोल्टेज रहेगा उतना ही कम कोरोना लॉस होता है। तो कोरोना लॉस हमारा सप्लाई वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन इफेक्ट ऑकर्स व्हेन ए कंडक्टर कैरीज करंट एट फ्रीक्वेंसी। देखो जब किसी भी कंडक्टर में स्किन इफेक्ट होता है वो हमारा बहुत कम फ्रीक्वेंसी में होता है कोरोना स्किन इफेक्ट, या फिर कम फ्रीक्वेंसी में स्किन इफेक्ट होता है, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी में होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा किसी भी कंडक्टर में जब स्किन इफेक्ट होता है वो हमारा सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये स्किन इफेक्ट क्या होता है, मान लो ये हमारे कंडक्टर है, इसके थ्रू जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट एसी करंट फ्लो करेंगे तो क्या होता है ना, ये जो इसका सेंटर वाला एरिया है यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, सिर्फ ये जो इसका ऊपर वाला सरफेस वाला एरिया है यहीं पर ही करंट फ्लो होता है। इसको हम क्या कहते हैं ना, स्किन इफेक्ट। मीन्स इसका जो स्किन होता है ऊपर वाला एरिया है इसी में ही करंट फ्लो होगा, इसको क्या कहते हैं स्किन इफेक्ट। और जो सेंटर वाला बीच मिडिल वाला एरिया होता है वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, ये होता है स्किन इफेक्ट। और ये कब होता है ना, जब हाई फ्रीक्वेंसी फ्लो होता है तब क्या होता है ना, स्किन इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखो, ये 60 हर्ट्ज यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो देखो जो करंट है लगभग चारों तरफ थोड़ा बहुत फ्लो हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम और थोड़ा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, या 60 हर्ट्ज था यहाँ 1000 हर्ट्ज कर देंगे, तो देखो जो करंट है सिर्फ इतनी एरिया में, मतलब ये इतनी एरिया में करंट फ्लो हो रहा है। उसको अगर और इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी, देखो ये 400 किलो हर्ट्ज, तब देखो और पतला हो जा रहा है। मीन्स जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। मीन्स सिर्फ स्किन में ही करंट फ्लो होगा, जो सेंटर वाला एरिया है वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा ना, जो किसी भी कंडक्टर में स्किन इफेक्ट होता है वो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी में ही होता है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ये आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइज बिटवीन। देखो किसी भी एसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, या फिर -1 से 1 के बीच में रहता है, या फिर 0 और -1 के बीच में रहता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब किसी एसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो सिर्फ हमारा उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल होता है cos थीटा, हम सब जानते हैं। और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू है, देखो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, इसमें देखो ये cos थीटा वाला लाइन है, देखो
ये cos थीटा है। ये जो cos थीटा देखो, cos 0 डिग्री में कितना होता है 1, और इससे cos 90 में कितना होता है देखो 0, मीन्स 1 से डिक्रीज होता है, घटकर ये 0 पहुंचता है। फिर 90 से जब 360 डिग्री तक पहुंच जाएंगे तब 0 से फिर ये इंक्रीज होकर 1 तक आता है। इससे हमें ये मालूम होता है जो cos थीटा होता है इसका वैल्यू 1 से 0 के बीच में ही रहता है। देखो 1 से घटकर 0 होता है, फिर 0 से इंक्रीज होकर 1 तक पहुंचता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो पावर फैक्टर होता है जिसका फॉर्मूला होता है cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, देखो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है या फिर वोल्ट होता है या फिर वेबर होता है या फिर ओम होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसका यूनिट होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम शॉर्ट में एक्सएल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2πfL। तो एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, एल जो होता है वो इंडक्टेंस का वैल्यू होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। और एक बात याद रखिएगा, यह है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका यूनिट क्या है ओम है, और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट भी ओम होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक्सएल है, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो एक्ससी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2πfC। ये भी आपको याद रखना होगा। एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी और सी जो होता है वो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लीडिंग पावर फैक्टर एंड नॉट ड्राइविंग एनी मैकेनिकल लोड इज नॉन एज। देखो एक सिंक्रोनस मोटर है जो लीडिंग पावर फैक्टर में काम कर रहा है और उससे कोई भी मैकेनिकल लोड कनेक्ट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर कहते हैं या फिर स्पिनिंग मोटर कहते हैं या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब किसी सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता हो और उसके साथ साथ कोई भी मैकेनिकल लोड नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं ना, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो क्यों कहते हैं, देखो जब एक सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर में काम कर रहा है उसमें मैकेनिकल लोड कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करता है ना, एक कैपेसिटर जैसा काम करता है, मीन्स पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, और इसी को हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।